हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणोदय क्लासेस। मैं आपका अरुणोदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी पाल और आज हम बात करने वाले हैं अपने हिंदी प्रैक्टिस सेट के 12 की। आपके इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस यानी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं वो आपके एसएससी एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी उसमें हिंदी आती है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है। क्लास आपको पसंद आती है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपके 11 हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट, तो वो क्लास भी आपको क्या करनी है, देख लेनी है। देखो, जैसा कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ से उद्भव होता है? क्या है? उद्भव होता है। संस्कृत भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो कहाँ से उद्भव हुआ है, यानी कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। एग्जाम आपका ये जो क्वेश्चन है वो बीएड में भी पूछा गया था सन 2011 में। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपका क्या है, बिल्कुल फैक्ट है, सत्य पर आधारित है। कहने का मतलब ये है, जो आपकी हिंदी आप डीपली पढ़ रहे होगे, ग्रामर से थोड़ा हट कर है। ग्रामर का मतलब आपका व्याकरण से थोड़ा हट कर, तो आपको इसमें फैक्ट आंसर ही देने हैं। तो आपको क्या करना है, इनको याद भी करना है। तो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ से उद्भव होता है? ऋग्वेद से, उपनिषद से, रामायण से, महाभारत से। देखो, संस्कृत, महाभारत और रामायण ये सब आपकी संस्कृत में लिखी हुई, ये बात तो ठीक है, लेकिन उद्भव कहाँ से हुआ ये पूछा गया। उपनिषदों से हुआ है, इसका उद्भव हुआ है आपका ऋग्वेद से। कहाँ से हुआ है इसका उद्भव? आपका ऋग्वेद से हुआ है। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्राचीन माना जाता है। इसमें भी आपके 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया था संस्कृत को, एक लौकिक में और एक वैदिक में। लौकिक में क्या है, आपके आम बोलचाल में आपको कहा जाता है संस्कृत भाषा को, और आपकी एक वैदिक आती है। वैदिक जो आती है ना, वो आपकी ऋग्वेद के अंतर्गत आती है। तो संस्कृत भाषा का जो उद्भव हुआ है वो ऋग्वेद से हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ऋग्वेद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? किसमें? साहित्य में। साहित्य आप जो पढ़ते हो हमारा, है ना, उसके बारे में इसमें पूछा गया है कि यानी कि जो संस्कृत में आपकी साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा या देव भाषा, क्या कहा जाता है इसको? बताओ आप। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली को, जो साहित्य आपके लिखे हुए हैं कवियों के द्वारा, उसमें संस्कृत का जो उपयोग हुआ है किस भाषा में हो? लौकिक संस्कृत में, पाली में, आर्य भाषा में। इसका राइट आंसर है आपका देव भाषा में। देव भाषा का मतलब क्या होता है? देखो, देवीय भाषा भी कहा जा सकता है। जब आपने श्लोक वगैरह पढ़े होंगे जो हमारे कवियों ने बताए हैं साहित्य में, तो उसमें आपको कॉमा वाली चीज़ें दिखती होंगी, ऐसे करके उद्वर्त लगा हुआ होता है चारों तरफ में। तो ये जो है स्पेशल यानी कि बहुत ही सुंदर वर्णों को अवतारित करने के लिए ही लगाया जाता है, इसीलिए इसको देव भाषा के रूप में रखा गया है। किसे? संस्कृत भाषा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखें? भारतवर्ष का मतलब क्या हुआ? हमारा भारत देश, उसमें हम जो हिंदी है हमारी किस वर्ग में रखी जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, बी भाषा या तकनीकी भाषा। देखो, तकनीकी भाषा नहीं है, यहाँ कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है ये। ठीक है, होती है ना आपकी कंप्यूटर में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, तो वो लैंग्वेज नहीं है हमारी। बी भाषा कौन सी भाषा होती है भाई? बी भाषा कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा में रखोगे, राजभाषा में रखोगे? बताओ। देखो, राष्ट्रभाषा जो है वो हमारी है ही नहीं, वो हमारी है ही नहीं। लेकिन क्या था, जब हमारा संविधान लिखा गया था या हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारे संविधान में इसको कहा गया था, 20 भाषाओं को कहा गया था, उस टाइम पर हिंदी भाषा को कहा गया था कि इसे राष्ट्रभाषा में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है। वैसे ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इसे हम राजभाषा में भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, ये बात जान लो। वैसे ये राजभाषा है आपकी। देखो, हम लोग कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो कोई सी भी नहीं है। राजभाषा की रिकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदी है, लेकिन जो हम लोग सुनते हैं आसपास, वो क्या होती है, हमारी राजभाषा को ही मान्यता दिया जाता है। तो इसी, अगर हम राष्ट्रभाषा के
अगर आम बोलचाल के रिकॉर्डिंग जाए तो इसका राइट आंसर आपका राजभाषा हो जाएगा, वरना क्या होना चाहिए आपका राजभाषा होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर इसमें बी है, राष्ट्रभाषा है। वैसे ये आपकी राजभाषा है। राज्य में क्या, वैसे ये ऑलमोस्ट सभी राज्यों में बोली जाती है थोड़ी थोड़ी। अगर जो इंसान पंजाबी बोल रहा है तो वो हिंदी बोलेगा जरूर। अगर किसी को बंगला आती है ना तो वो भी हिंदी बोल लेता है, किसी को मराठी आती है तो वो भी हिंदी बोल लेता है। तो ये राज की भाषा होनी चाहिए। तो इसी के बेस पे पता है इसे राष्ट्रभाषा कह दिया इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग। किसी को 2-2 3-3 लैंग्वेज आती है, आए या ना, हिंदी भाषा ऐसी है कि सबको आती है हमारे स्टेट में, हमारे भारत देश में, ठीक है। स्टेट वाइज भी आप देखोगे तब। तो क्या हो जाएगा, थर्ड का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, राष्ट्रभाषा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। देखो नहीं है, निगेटिव वर्ड पूछा है, ध्यान देना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है तब ऑप्शन पर पहुंचना है। निम्न इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है। समूहवाचक का मतलब क्या होता है, जो समूह में चीज़ रखी होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपकी क्लास हो गई, कक्षा जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं हम, अपनी कक्षा कह सकते हैं, समूह, टीम कह सकते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम होती है उसमें 11-12 खिलाड़ी होते हैं, तो वो समूह तो होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि नहीं है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। देखो प्रत्यय तो बाद में जाएंगे, हम पहले समूहवाचक ही ढूंढ लेते। नहीं है पूछा, लोग हैं। देखो लोग शब्द ही क्यों कहा है, यहाँ तो व्यक्ति भी लिखा जा सकता था, व्यक्ति एक होता है लेकिन लोग तो बहुत सारे होते हैं, ये तो समूहवाचक में है। गण, गण भी आपका क्या होता है, समूह को ही कहा जाता है। कहते हैं ना मित्रगण, मेरे मित्रगण आए हुए हैं, तो गण कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, ये भी है। वर्ग, कहते हैं ना इस वर्ग में इतने बच्चे बैठेंगे, कहते हैं ना का वर्ग में इतने बैठे हैं, पा वर्ग में इतने बैठे हैं। आ वर्ग और बा वर्ग में बांट दिया जाता है बच्चों को कक्षाओं में। जो आपके सेक्शन बटे हुए होते हैं वो भी तो होते हैं ना, तो वो उसमें भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो भी होता है। लेकिन जो प्रेस शब्द है वो आपका समूहवाचक नहीं है, ठीक है। प्रेस शब्द आपका क्या है, सिंगल वर्ड है एक तरीके से। तो ये हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं वाला था। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। उपसर्ग लगाना है, ध्यान से देख लेना, उपसर्ग लगाना, प्रत्यय नहीं लगाना है। विवस्था में यानी कि पूर्व, यानी कि पहले व्यवस्था के आगे ऐसा कौन सा वर्ण जोड़ दें ताकि इसका उल्टा हो जाए। व्यवस्था का उल्टा क्या हो सकता है, विपरीत अर्थ, अव्यवस्था है ना, अव्यवस्था या अव्यवस्था या अपव्यवस्था या परिव्यवस्था, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए आप। व्यवस्था का अव्यवस्था ही लिखते हैं, अव्यवस्था थोड़ी ना लिखते हैं। ए हो जाएगा, अव्यवस्था ही तो बनेगा, अव्यवस्था ही तो बनेगा। अव्यवस्था थोड़ी ना लिखते, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं हम लोग, ये तो गलत हो जाएगा, अव्यवस्था ही तो होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 5 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय देखना है, प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द या मूल शब्द में विपरीत, किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। देख लेते हैं निम्नलिखित में किस शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ, ढूंढना है हमें इनमें से। सागर, देखो इनमें ढूंढने का आसान तरीका क्या, संधि विच्छेद कर लो। सागर का संधि विच्छेद हो रहा है, सा प्लस घर, अरे हो रहा है। और संधि विच्छेद भी जब करते हैं ना तो अर्थ होना चाहिए दोनों का, दो खंड करते हैं ना उसका अर्थ होना चाहिए। आपने पढ़ी होगी संधि, तो उसमें क्या कहते हैं, या तो एक में प्रत्यय, एक में उपसर्ग होना चाहिए, एक में सार्थक होना चाहिए, एक में मूल शब्द होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर नगर है, नगर का भी संधि विच्छेद, ना प्लस घर, कोई अर्थ नहीं बन रहा इनके, तो नहीं अर्थ है ये, ठीक है। फिर है अगर मगर, अगर मगर करना, ये तो आपका मुहावरा है, क्या है या अगर मगर तो आपका मुहावरा है। हाँ डी हो सकता है, जादूगर। कैसे, इसका कर लो संधि विच्छेद, जादू प्लस गर, है ना, ये हो गया आपका प्रत्यय, और जादू तो आपका होता है मैजिक, मैरिकल, ठीक है। तो ये तो जादू हो गया आपका, तो इसका अर्थ भी हो गया और इसका अर्थ भी, ये उपसर्ग निकल गया आपका। एक का अर्थ होना चाहिए, एक का उपसर्ग होना चाहिए, एक में प्रत्यय होना चाहिए, एक में उपसर्ग होना चाहिए। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट में आया भाई, देखो टीचिंग के एग्जाम में आपका आया है। एग्जाम देखो कोई भी हो, टीचिंग का हो, कोई सा भी हो, हिंदी तो आपकी मातृभाषा है, मातृभाषा कह रही हूँ ना, हाँ मातृभाषा यानी कि मदर टंग है हमारी,
इंडिया में तो है फिलहाल, इंडिया से बाहर का कोई हो तो मैं कह नहीं सकती, तो सभी एग्जाम में आती है। तो 7 में है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भाषाएं उनका विकास किस लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय यानी कि जो भारत में बोलने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उनका विकास किस लिपि से हुआ ये पूछा है। शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका डी, ब्राह्मी लिपि। कुटिल लिपि और शारदा लिपि ही भी ब्राह्मी लिपि से ही बनी है, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि से क्या हुआ, अधिकतर भाषाओं का क्या हुआ, विकास हुआ है लिपियों का, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी भारी किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, ये संकर है। ये बी भावरी है आपका, ये नहीं है, ठीक है। बी भावरी है, किस प्रकार का शब्द है, देख लेना आप। बी भावरी है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, ये संकर है। बताना है आपको। देखो पहले मैं इसका अर्थ बता देती हूँ क्या होता है। ये रात्रि का पर्यायवाची है, रात्रि यानी कि रात का आपका ये पर्यायवाची है, बी भावरी जो है आपका, ठीक है। अब ये पर्यायवाची हो गया है और पर्यायवाची हो गया रात्रि का, तो तद्भव है, तत्सम है, देशज है, ये शंकर है। तद्भव क्या होते हैं, अच्छा तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत में होते हैं, ठीक है। तद्भव जो होते हैं जो हिंदी में होते हैं। देशज तो अलग होते हैं आपके, शंकर भी अलग होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए है, तत्सम है। क्यों, क्योंकि ये संस्कृत का है, रात भी तो हो सकता था ना इसकी जगह पर, रात्रि भी हो सकता था, रात्रि का पर्यायवाची है ये, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 8 का फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर पसंद आ रही हो ना तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर कोई सा भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। 9 है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित, अच्छा रहित का अर्थ क्या होता है, सुना तो कई बार होगा। रहित का अर्थ क्या होता है, एक सहित होता है, एक रहित होता है। सहित का मतलब होता है उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, रहित का मतलब होता है बिना, यानी कि नहीं लगा हुआ है, निगेटिव होता है ये। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी कि उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ये बताना है। निमग्न, नित्य, निवार्ध, निरूपण। संधि विच्छेद कर लें फिर क्या करें। निमग्न में अगर हम करेंगे तो नि प्लस मग्न हो जाएगा। मग्न यानी कि अपने काम में मग्न, तो क्या निकल रहा है इसमें, नि उपसर्ग निकल रहा है। नित्य में करके देख लेते हैं, नि प्लस तय, ये तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा नित्य में। इसका करके देख लेते हैं, क्या है, निर्बाध, इसमें निकलेगा ऐसे करके आपका उपसर्ग और बाद, निर्बाध। क्या बचा आपका, निरूपण, इसका बनेगा आपका निर प्लस रूपण आएगा, हाँ नहीं निरूपण है ना, निरूपण, निर प्लस ऊपण होगा, निर प्लस हाँ ऊपण होगा, ऊपण, ऊपण, निरूपण, हाँ निरूपण हो जाएगा। तो देखो किसका नहीं निकल रहा, इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसका भी निकल रहा है, बांध का भी निकल रहा है, इसका नहीं निकल रहा नित्य का, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नी तो है, तय तो कोई अर्थ थोड़ी ना निकल रहा है, इसलिए 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि लेखक है, इसमें क्या प्रत्यय ढूंढना। प्रत्यय क्या होते हैं आपके, जो किसी शब्द मूल शब्द में अंत में जुड़ जाते हैं और उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। देखो भाई किसमें, लेखक का क्या संधि विच्छेद कर लूँ, क्या आएगा, लेख प्लस अकी तो आएगा, का थोड़ी आ जाएगा, आ तो रहता ही है, अक आएगा, प्रत्यय ये निकल गया तुम्हारा। देख लो जिसमें होगा यही राइट आंसर होगा। लेख मिस लिखना और अक मिस लेखक, लिखने वाले को ही तो कहते हैं लेखक। का है, इक है, आक है, अक है, तो भी है, बड़ा आ थोड़ी ना आ जाएगा, इस बार ध्यान रख लेना। देखो बड़ा है लेकिन बड़ा आ थोड़ी ना है, लेखाक थोड़ी ना है, लेखक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि जो सर्वनाम तो है इसमें लेकिन गलत लगा हुआ है, लिखा हुआ है। पढ़ लेते हैं एक एक करके, देखो ऐसे नहीं पता चलेगा इसमें। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ठीक है, निजवाचक है ये, स्वयं आ गया ना। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, यानी कि
आपके आज्ञा पर, यानी कि आपकी आज्ञा पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ। मैं आ रहा, ये तो सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऐसा कौन बोलता है भाई, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। फिर 4 पढ़ लेते हैं, डी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। हाँ ये तो ठीक है, मुझे आ रहा है, ये सर्वनाम निकल गया आपका। लेकिन हाँ सी में देखो गड़बड़ी है, ऐसा तो कोई बोलता भी नहीं। चलो बोलता भी है तो उसका अर्थ भी तो होना चाहिए। मैं तेरे को, तेरे को मतलब किसी व्यक्ति को दे रहा है, तो तुझे भी तो कह सकते हैं ना कि मैं तुझे या तुमको, तुम आना चाहिए यहाँ पर, तेरा नहीं आना चाहिए, तुम आना चाहिए। मैं तुमको एक घड़ी दूंगा, यही तो ठीक होगा, यही हमारा पॉइंट पकड़ना था, यही गलत है। तुम आता, तुम क्या होता है, शब्दनाम होता है, और यही यहाँ पे क्या लिखा गलत, तुम होता है या तुम्हें होता। मैं तुमको, तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तो ये क्या हो गया, यही गलत हो गया, और यही पूछा, अशुद्ध का प्रयोग हुआ। 11 का क्या हो गया, राइट आंसर सी हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। देखो बीएड में आया ये एग्जाम, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। संबंधवाचक क्या होता है, जो वाक्यों में संबंध स्थापित करता है उसे तो कहते हैं। पढ़ लेते हैं, कोई, कोई तो तुम्हारा अनिश्चयवाचक है। कितने होते हैं वैसे सर्वनाम, कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक, निजवाचक, व्यक्तिवाचक, यही होते हैं, यही होते हैं। कोई तो तुम्हारा अनिश्चय है, कौन में तुम्हारा प्रश्नवाचक आ गया, कौन हो तुम, ठीक है, यही होगा। कोई में कि किसी के बारे में बात हो रही, कोई तो अनिश्चय हो गया। जो या वह तो तुम्हारा सिंपल वाला है, वह व्यक्ति है ना, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। राइट आंसर जो है, जो, जैसे कि, तो देखो जो शब्द कैसे, जो का मैं बता देती हूँ कैसे लगा सकते हैं। शारदा मेरठ में रहती है, जो मेरी बहन है, तो संबंध हो गया किसका, शारदा जो मेरठ में रहती है, मेरी बहन है, तो दोनों का संबंध हो गया। तो जो शब्द जो है वो संबंधवाचक में आता है आपके, किस में आता है, सॉरी, संबंधवाचक में आता है आपके, जो शब्द जो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का जो हो जाएगा। वह, कौन और कोई आपके है सर्वनाम, ये अनिश्चयवाचक है, ये प्रश्नवाचक है, ये सिंपल आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण। विशेषण क्या होते हैं भाई, देखो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, यही तो पढ़ाया है। देख लेते हैं, पात्र, तुम इस नाटक के पात्र हो। देखो ये तो सिंपल बात हो गई है ना, पात्र तो होते हैं जो मतलब नाटक का प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, पात्र तो कहलाते हैं। फिर आता खर्च, तुमने इतने रुपए खर्च कर दिए, तुमने इतने रुपए खर्च कर दिए, ये भी विशेषण का पार्ट हो सकता है। या फिर है निपट या चुपचाप, चुपचाप भी एक वाक्य में, तुम चुप रहो या चुपचाप घर चले जाओ, ये तो एक वाक्य हो गया। इसमें विशेषता कहाँ से आ गई, हमें तो विशेषता बतानी है। खर्च में तुमने इतने रुपए खर्च कर दिए, तो रुपए की खर्च कर दिए, कितने भी रुपए खर्च कर दिए, तो उसकी विशेषता थोड़ी ना है, ठीक है। देखो ये एक शब्द लिखा है आपका निपट, निपट, निपट का मतलब होता है बिल्कुल ही बेकार, पट इंसान कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही पट इंसान है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, उसे निपट बोला जाता है। तो वो उसकी विशेषता हो गई। कोई भी व्यक्ति आप किसे कहते हो ये तो बिल्कुल पट इंसान है, इसे कुछ नहीं आता, तो उसकी विशेषता है, उसका गुण है ये एक, या तो वो इसे अच्छाई में ले जाओ या इसे बुराई में ले जाओ, तो ये हो गया आपका विशेषण, और यही हमें पहचान करना था। देखो कुछ नहीं करना होता, हमें सेंटेंस बना लेने, वाक्य बना लेने, तो अपने पास से इन शब्दों को उपयोग कर लो, यहीं से हमें पता चल जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है, थोड़ा पानी दीजिए, यानी कि इसका इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है ये बताना है। संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है, क्रिया विशेषण। देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण आपकी क्रिया की विशेषता बताती, इसमें कौन सी क्रिया हुई है, थोड़ा पानी दीजिए, इसमें तो कोई क्रिया ही नहीं है। अव्यय क्या होते हैं आपका, जिसका कुछ भी खर्च नहीं होता, जिस शब्द में कुछ खर्च ही ना हो वो होता है। इसमें तो थोड़ा पानी दीजिए, पानी दिया जा रहा, खर्च हो रहा है, तो हो ही नहीं सकता। विशेषण, संज्ञा क्या कहते हैं, देखो विशेषण छोड़ो, पहले संज्ञा देखो। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ना तो यहाँ वस्तु है, ना ये स्थान है, न भाववाचक है, ना विचार है, ये भी नहीं हो सकता। बी कैसे हो जाएगा, देखो तीनों तो कटेगा, एक तो आंसर होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया नहीं है कि इनमें से कोई नहीं, तब तो उस पर जाते, एक ही बचा विशेषण। अब विशेषण कैसे ही बताओ,
थोड़ा पानी दीजिए, इसमें पानी की विशेषता बताई गई है और परिमाणवाचक है। ये विशेषण भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, उसमें आपका परिमाणवाचक होता है, उसमें नाप तोल वाली चीज़ें आती हैं आपकी सारी, कि कितने रुपए दिए, इतने रुपए दिए, ठीक है, कितना पानी है, कितना किलोग्राम है, इस हिसाब से। तो इसमें थोड़ा पानी दिया गया है, और वो भी क्या है, अनिश्चयवाचक में है। परिमाणवाचक का भी अनिश्चय है, क्योंकि इसमें निश्चित थोड़े ना, थोड़ा पानी तो है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी भाषा है, गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी, कौन सी भाषा है, सी मराठी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। एक मराठी है और एक आपकी कौन सी है, हिंदी है, जो आपकी देवनागरी में लिखी जाती है। गुजराती आपकी नागरी में लिखी जाती है, सॉरी नागरी लिपि है आपकी, उसमें लिखी जाती है आपकी गुजराती, और उड़िया भी नागरी में लिखी जाती है, उड़िया भी आपकी नागरी में ही लिखी जाती है, नागरी लिपि है एक, उसमें लिखी जाती है, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मराठी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। देखो फिर से वही क्वेश्चन, उपसर्ग रहित यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, वो पूछा है आपसे। इसमें देख लेते संधि विच्छेद करके। अधिक, अधिक में तो अधिक हो गया, अधि आ गया आपका, अधि प्लस इक है, या फिर अभिनव या अभिरुचि या अभिगमन। देखो संधि विच्छेद करें तो इसका अभि प्लस नव निकल रहा है, नव में नया साल कहते हैं ना, नव वर्ष तो नया है, उसका अर्थ निकल रहा है, और अभी आपका उपसर्ग होता है। यहीं देख लेते हैं, अभिरुचि, अभी आपका उपसर्ग है, रुचि आपको पता है इंटरेस्ट होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, रुचि। फिर अभिगमन, अभी क्या है आपका उपसर्ग है, गमन यानी कि जाना, तो इसका भी अर्थ प्रकट हो रहा है। लेकिन जो अधिक शब्द है ना, इसमें नहीं निकल रहा। मैं अधि तो निकाल दूंगी, फिर का कहाँ रखा जाएगा, का कोई अर्थ थोड़ी ना बन रहा है, अधि प्लस का यही तो बनेगा, और कुछ तो नहीं बन रहा। अधि प्लस का तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है उपसर्ग का, और इसी में क्या है आपका उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक, यानी कि 16 का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, देखो फिर से लग रहा है उपसर्गी वाले सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, देख लेते हैं, फिर से संधि विच्छेद कर लेते हैं। इसमें क्या है, उपकार है, लाभदायक है, पढ़ाई है, अपमान है, नहीं सॉरी अपनापन है। उपसर्ग यानी कि आगे वर्ड, उप प्लस कार है ना, कार तो कार चलाने वाली होती है, उप आपका उपसर्ग निकल गया। लाभदायक, लाभ निकल गया, इसमें दायक भी हो जाएगा। फिर आता पढ़ाई, पढ़ाई देखो इसमें अपनापन है ना, इसमें अप निकल रहा है, इसमें लाभ निकल रहा है, इसमें उप निकल रहा है, पढ़ाई होगा इसका राइट आंसर। कैसे होगा अब ये देख लो, पढ़ प्लस आई, सॉरी सॉरी सॉरी, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये पूछा है इन्होंने, सॉरी सॉरी, मैं प्रत्यय ढूंढने लगी, इसमें प्रत्यय नहीं बताना भाई, उपसर्ग का ही पूछा है। अपनापन, हाँ अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, अब तो निकला नापन, तो कोई अर्थ ही नहीं होता, ये भी नहीं होगा, सॉरी। पढ़ाई में पढ़ प्लस आई, हाँ देखो पढ़ प्लस आई बता रही थी मैं आपको, पढ़ प्लस आई, आई शब्द जो है ना आपका ये प्रत्यय है, ये भी नहीं हो सकता। लाभदायक, लाभदायक का संधि विच्छेद करना जरा, लाभ प्लस दायक या आयक करना, आयक जो शब्द निकल रहा है ना इसमें लाभदायक में प्रत्यय निकल रहा है। उपकार, उप प्लस कार, उप प्लस कार चलाने वाली है, और उप आपका उपसर्ग है, हाँ यही है आपका राइट आंसर। मैंने गलत पढ़ लिया था, सॉरी इसके लिए, मुझे लगा प्रत्यय ढूंढना है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार में, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी कि गमन एक शब्द है, इसका उल्टा करना है। गमन का अर्थ क्या होता है भाई, गमन का अर्थ होता है जाना, आना, ढूंढ लो कैसे बनेगा गमन का। अगर मैं उप जोड़ूँ तो उपगमन हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, प्रतिगमन हो जाएगा, अनुगमन हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका आ है। कैसे देखो,
आगमन लिखा जाता है, आगमन, आना, कहते हैं ना आपका आगमन है यानी कि आपका स्वागत है, तो क्या हो जाएगा, गमन का उल्टा आगमन, ठीक है, जाना आना। 18 का राइट आंसर बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित, अरे भाई फिर से उपसर्ग रहित, जिसमें उपसर्ग ना हो, इसी वजह से उस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। अवतार, आगा, अवगाह या अवगत, क्या होगा? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से, ठीक है, देख लेते हैं किसमें है आपका उपसर्ग नहीं लिखा हुआ। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं क्या होगा? अब प्लस तार, आ प्लस गा, अब प्लस गा, या फिर अब प्लस गद। अब बताना है आपको इसका राइट आंसर। देखो इसमें भी अब प्लस तार निकल रहा है, ठीक है, इसमें भी आपका अब प्लस तार निकल रहा है। इसमें आघा, आघा, ये थोड़ा अजीब है। अब प्लस गा निकल रहा है, अब निकल रहा है, आघा करना, अवगाह करना। आघा तो सुना है, अवगाह नहीं सुना। अवगत भी हो जाएगा, अब प्लस गत हो जाएगा, लेकिन जो अवगाह है ना ये गलत है आपका। अवगाह, आगा तो कहते हैं ना कि उस इंसान को आगा कर दीजिए, उसका तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये बीज है ना अब प्लस गाह, गाह कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसका अर्थ नहीं निकलेगा। उपसर्ग रहित बोला है, आगा, अवगाह, अवगाह, अवगाह ये गलत है। हाँ सी ये आपका राइट आंसर है। इसमें मेरा थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, इसे मैं बता दूंगी, इसे थोड़ा सा डाउट में रख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, गलती मान सकते हैं या डाउट मान सकते हैं या फिर थोड़ी मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देना। 19 क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं ही आपको बता दूंगी, शायद कुछ इसमें गलत रखा गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्या पूछा है? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय, देखो मैंने कृदंत प्रत्यय बता देती क्या होते हैं। कृदंत प्रत्यय होते हैं आपको, और क्या होते हैं आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं, दो होते हैं। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? किसी मूल शब्द में ये क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, धातु जुड़ती है, धातु शब्द जुड़ते हैं तब कृदंत प्रत्यय बनते हैं, ठीक है। जैसे लिखना, लेख में मैं ना जोड़ दूं तो लेखना हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही बताना है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, विशेषण के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये जुड़ते हैं आपके तद्धित के साथ। आपके तद्धित प्रत्यय भी होते हैं, आपको सर पढ़ाएंगे क्लास में, आप देख लेना। ये सारे जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तद्धित प्रत्यय में जुड़ते हैं। क्रिया के साथ जो जुड़ते हैं धातु शब्द वो आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी है पठिका शब्द में प्रत्यय लगा है। पाठिका, पाठिका है, सॉरी पठिका नहीं, पाठिका शब्द में प्रत्यय लिखा हुआ है, आ, का, इका या इका। इसका संधि विच्छेद कर लो, आंसर तक पहुंच जाएंगे। पाठिका में पट प्लस इका, पठिका, पट प्लस इका पठिका ही तो होगा। ये पाठ प्लस इका भी पाठिका हो जाएगा, पाठ प्लस इका पाठिका। तो प्रत्यय तो पूछा था, इका होगा। देख लो कहाँ पर इका लिखा, वही राइट आंसर। और ये बात भी ध्यान रखने ना, छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की, तो छोटी ई की मात्रा ना कि बड़ी ई की। छोटी ई की तो मात्रा यूज हो रही है, बड़ी की थोड़ी ना हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? क्या है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय युक्त बताना आपको, यानी कि प्रत्यय लगा हुआ है उसमें। मालिन, कुरूप, पराजय, सजीव। सजीव में तो आपका कुछ ना लगा हुआ। सजीव, निर्जीव, जिसमें जान हो वो सजीव, निर्जीव जिसमें जान ना हो, इसमें कोई वो नहीं है। पराजय में देखो परा प्लस लगा हुआ है, परा प्लस जय, ये तो हो रहा है, इसमें उपसर्ग है, लेकिन ये हमें प्रत्यय ढूंढना है। कुरूप, कु प्लस रूप, कु शब्द जो है वो आपका उपसर्ग है, हमें प्रत्यय ढूंढना है। ये भी हट गया, ये भी हट गया, एक ही बचा मालिन। मालिन कैसे वो भी बता देती हूँ आपको, मालिन कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। माल प्लस इन, मालिन, माल प्लस इन, मालिन, इन लगा हुआ है और यही प्रत्यय है।
प्रत्यय तो पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? देखो नहीं है पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, यही इसी में आपकी जीत है अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया। आप लोग बहुत मेहनत करते हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपने जो अपनी आंखों में सपना देखा हुआ है ना ये गवर्नमेंट जॉब का, और मुझे नहीं पता, मैं खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती इसका कि आप कितने सालों से मेहनत कर रहे हो। ये मैं ये नहीं कह रही एक ही एग्ज़ाम के लिए कह रहे हो, और भी एग्ज़ाम है, तो आप क्या कर रहे हो, बहुत मेहनत करते हो और दिल और दिमाग बिल्कुल अच्छी तरीके से मेहनत करते हो। तो उसी में क्या करना है, अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ। जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे किस शब्द में आवा प्रत्यय है, तो हम उसी पर टिक कर देंगे, है ना। लेकिन इसमें पूछा नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप पता बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं निगेटिव वाले, नहीं लगा हुआ होता, उसमें क्या करना, हमें ध्यान देना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसी से गलत हो सकता है। तो हमारी थोड़ी सी भूल क्या हो जाएगी, हमारा गलत करवा सकती है आंसर को, तो ध्यान से पढ़ लेना। इसमें कहा कि आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ, वो शब्द हमें चुनना है। दिखावा, देखो इसमें लिखा है देख प्लस आवा, दिखावा। चढ़ावा, चढ़ प्लस आवा आ रहा है इसमें आवा। लावा, लावा में तो खुद ही लावा है, कहते हैं ना ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, इसमें कौन सा आवा आ गया, इसमें तो खुद लावा लिखा है। मैं हटाऊँ भी आवा तो बड़ा आना चाहिए, तो ला थोड़े नहीं निकलेगा जो आवा निकाल दूंगी मैं इसमें, यही नहीं है। भुलावा, भूल प्लस आवा, इसमें भी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, अलग ही दिख रहा है देखो, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो पुल्लिंग शब्द बताना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग बताना है। मंजिल, भरमार, मर्यादा या पुलिंदा। नहीं आता, वाक्य बना लो, पता चल जाएगा। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, या मैं बोलूँ मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल क्या है, स्त्री वर्ड है, स्त्रीलिंग वर्ड है आपका मंजिल जो है, क्योंकि इसमें वैसे भी छोटी ही आ रही है तो मंजिल हो जाता है। भरमार, भरमार यानी कि लोगों में या दुनिया में क्या है, बुद्धि की भरमार है, तो ये क्या है आपका स्त्रीलिंग वर्ड है, भरमार शब्द जो है आपका। फिर आता मर्यादा, कहते हैं ना इंसान को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा भी आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। नहीं भी आता ना, क्या करना है आपको, इनके वाक्य बना लेने हैं। वाक्य बना करके क्या है, आता है या आती है, अगर ऐसे शब्द आता है तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर आता है आपका डी पुलिंदा, कहते हैं ना अपना पुलिंदा बांध दो और घर से जाओ। पुलिंदा जो वर्ड है वो आपका पुल्लिंग का वर्ड है, पुलिंदा, और यही हमें ढूंढना था कौन सा शब्द पुल्लिंग का है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। आपको बताया गया है कि किसी वो कौन सी इसमें परिभाषा बताई है जिसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पढ़ लेते हैं, हाँ की ध्वनि के लिए, यानी कि जिसमें हाँ की ध्वनि निकल रही है उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। बी है नाक से उच्चारण के लिए, उसे तो शायद नाशक्य बोलते हैं या अनुसार बोलते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आता है सी, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, उसमें लगता है क्या हलंत, ये भी नहीं होगा। डी है वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए, देखो इसका राइट आंसर यही है, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं हम हलंत लगाते हैं। जैसे कि संयुक्त भी वो कराया था मैंने आपको, संयुक्त अक्षर, जैसे छा बताया था आपको, ये बताया था, तो मैंने बताया था ये दो शब्द दो वर्णों से मिलकर बनाए, किस किस से बनाए, का से मिलकर बनाए, इसके नीचे मैंने हलंत भी लगाया था, और बिना हलंत के क्या हो जाएगा, ये गलत भी हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण क्या हो रहा है आपका बिना स्वर के करना पड़ रहा है। लिखा है ना वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हलंत लगा देते हैं, तो का प्लस शाह, यही तो बनाया था मैंने, तो शाह बोला जाता है इसको। इसमें क्या हो रहा है आपका स्वर की मतलब ज़रूरत नहीं है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हलंत लगाया जाता है। तो ये थे आज की 25 क्वेश्चन, हाँ यही थे हमारे, इतने ही क्वेश्चन हैं। और अगर आपको क्लास आज की पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी की जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएं वो सारी क्लास आपको देख लेनी है। उसके अलावा आपकी रीजनिंग की हुई, मैथ की हुई, हिंदी की हुई सारी क्लासेस आपको देखनी है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।